हेलो एवरीवन, दिस इज़ आनंद परमा क्लासेस। दोस्तों, आज से हम इस लेक्चर के बाद में जितने भी पॉलिटिकल लेक्चर आएंगे वे बाइलिंगुअल रहेंगे। ये लेक्चर सिर्फ एक जो है इंग्लिश में रहेगा, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन इसका प्रीवियस लेक्चर जैसे हिंदी में करूँगा। और इसके पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट देख चुके हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया 1773 में। लेकिन जो एक्चुअल में कंपनी की एक्टिविटीज़ है वे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से कंट्रोल हुई। तो उसके आगे हम चार्टर्ड एक्ट देखेंगे। जितने भी चार्टर्ड एक्ट आए, उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, तो वे सारे हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, चार्टर्ड एक्ट 1813 के पहले का कुछ अगर अपन बैकग्राउंड देखें तो वो कुछ इस प्रकार से था कि नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल प्लेन के कारण जो ब्रिटिश व्यापार है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। यानी कि एक नेपोलियन का एक कॉन्टिनेंटल प्लान था जो कि हिस्ट्री का पार्ट है, वो हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। अभी हम उसको अगर डिस्कस करेंगे तो ये लेक्चर बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो आप इतना समझिए कि नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल प्लान के कारण 1806 में जो नेपोलियन ने महाद्वीपीय योजना चलाई थी उसके कारण ब्रिटेन की कंपनियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। यानी कि वे अब फ्रांस में ट्रेड नहीं कर सकती थी। इस वजह से जो ब्रिटेन की जो कंपनियां हैं वो भारत के साथ लगातार व्यापार की मांग कर रही थी, और यही कारण था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1813 में चार्टर्ड एक्ट पारित किया। इस एक्ट के प्रोविजन कुछ इस प्रकार थे कि इस एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी गई थी इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने की, वो खत्म कर दी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एकमात्र अधिकार प्राप्त था कि भारत में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है। उसके अलावा दूसरी ब्रिटेन की कंपनी या फिर अदर कंपनीज को यहाँ पे ट्रेड करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन इस एक्ट के बाद में उन कंपनी को भी भारत में ट्रेड करने की अनुमति प्रदान की गई। साथ ही साथ जो चाय और चाइना है उस पर कंपनी की मोनोपोली बनी रही। यानी कि दूसरी कंपनियां भारत में ट्रेड तो कर सकती है, लेकिन चाय और चाइना के साथ व्यापार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। ओके, सेकंड थिंग इज दैट कि 1 लाख रुपीस एक्सपेंडिचर बिल हैज पास्ड। यानी कि पहली बार कंपनी की तरफ से भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए जो है प्रतिवर्ष मंजूर किए गए। उसके बाद में थर्ड थिंग इज दैट कि ये जो एक्ट था इसने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको भी भारत में आने तथा यहाँ पर स्थायी निवास करने तथा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। इसके पहले जो ईसाई मिशनरीज थे वे भारत में अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे लेकिन कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं थी, और ना ही वे यहाँ पर अपनी संपत्ति खरीद सकते थे, और ना ही जो है कि स्थायी रूप से यहाँ पर रुक सकते थे। लेकिन इस एक्ट के बाद में वे सारी परमिशन उनको प्रदान की गई। उसके बाद में जो नेक्स्ट इनिशिएटिव लिया गया वे ये कि जब कंपनी को लगा कि हमारी एक्टिविटीज़ अब कंट्रोल हो रही है तो हम ज़्यादा दिन भारत में राज नहीं कर पाएंगे, तब कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गई तथा उन्होंने बोला कि हमें 20 साल तक और यहाँ पर ट्रेड करने की परमिशन दे दी जाए। हम यहाँ से कुछ अच्छा करेंगे, कुछ पैसा अर्जित करेंगे और आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो फिर ब्रिटेन गवर्नमेंट ने 20 साल के लिए जो है कि अगला चार्टर्ड साइन कर दिया और कंपनी को राजनीतिक अधिकार अगले 20 साल तक और प्रदान कर दिए। फिर इसके बाद में इसीलिए 1813 के बाद में 1833 में दूसरा चार्टर्ड एक्ट आया, जो कि एक अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख जो एक कोटेशन था, इस पे काफ़ी प्रभाव मतलब इसी पर बेस्ड था ये। यानी कि आप इसको कुछ इस तरह समझिए कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि बंगाल मतलब कि एक छोटा राज्य, ठीक है ना, लेकिन इंडिया मतलब पूरा भारत। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको हटाकर या फिर उस पद को खाली कर पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल बनाया गया। उसकी पावर्स भी बढ़ा दी गई। यानी कि अब जो है कि फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है वो सारी सेंट्रलाइज्ड हो गई थी, ठीक है ना। और जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना। दूसरा इसमें क्या प्रोविज़न था कि एक 4 मेंबर जो है कि एक जो कमेटी बनाई गई। यानी कि जो पहले जो एक 3 मेंबर की कमेटी थी उसमें एक चौथा मेंबर ऐड किया गया जो कि लॉ मिनिस्टर था, और जो पहले लॉ मिनिस्टर बने थे वे थे लॉर्ड मेकाले। उसके बाद में यह जो एक्ट था, इस एक्ट के माध्यम से तीसरा प्रोविज़न ये किया गया कि भारत में
पूरी तरीके से भारतीय लोगों की रेस, कास्ट और कलर पर पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड लगा दिया है कि इसमें मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। यानी कि इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो सिविल सर्विसेज या फिर सिविल सेवाओं में अगर जॉब पाने के लिए भारत में रंग, नस्ल और जाति, इनके आधार पर भारतीयों से किए जाने वाला जो भेदभाव है वो पूरी तरह समाप्त कर दिया, ठीक है ना। लेकिन जो भारत में सिविल सर्विसेज के जो द्वार है वो एक लंबे अरसे बाद 1853 में खोले गए थे, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे इसमें क्या है, फोर्थ इसमें आया कि एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया कलकत्ता में, जो कि 1835 में बना था। पांचवा प्रोविज़न इस एक्ट का कुछ इस तरीके से रहा कि इसने कंपनी की जो एक्टिविटीज़ है, जो कमर्शियल बॉडी है, उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया। मतलब दिस द एक्ट completely ended the activities of East India Company as a commercial body. Now the company can conduct only political activities in India. सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कार्य कंपनी भारत में कर सकती थी, यानी कि उसकी जो मोनोपोली ट्रेड को लेके थी वो पूरी तरह ख़त्म कर दी गई। और एक्चुअल में ब्रिटिश पार्लियामेंट भी यही चाहती थी। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ये एक्ट ही इसलिए लेकर आए थे ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है, ट्रेड मोनोपोली है, वो धीरे धीरे भारत से ख़त्म हो। तो यहाँ पे उन्होंने ये जो है कि किया था। उसके बाद में हमने देखा था कि जो 1813 वाला एक्ट था उसमें कंपनी की मोनोपोली तो उनने ख़त्म की थी, लेकिन चाय और चाइना पर बच गई थी। लेकिन इस एक्ट में 1833 वाले एक्ट में कंप्लीटली मोनोपोली जो है कि ख़त्म कर दी गई। अब जो है कि सारे बाहर के जो ट्रेडर्स हैं वह भारत में आके ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद में जो द यूरोपियन गिव ए राइट टू परचेस प्रॉपर्टी, लैंड एक्सेट्रा इन इंडिया एंड दे कैन परमानेंटली रिसाइड्स इन इंडिया। अब मतलब उन लोगों को भी भारत में रहने की परमिशन मिल गई थी। नेक्स्ट जो चार्टर्ड आया था वो फिर इसके 20 साल बाद आया था, क्योंकि वही वापस से वही चीज़ रिपीट हुई। कंपनी को लगा कि हमारा अस्तित्व खतरे में है, तो उनने फिर ब्रिटेन जाके वहाँ की गवर्नमेंट से कहा कि आप हमें 20 साल का टाइम और दीजिए, हम लोग 20 साल में कुछ और अच्छा करेंगे। तो फिर 20 साल के लिए एक चार्टर्ड साइन हुआ। तो इस तरीके से 20-20 साल के जो है कि 2-3 बार कंपनी को मौके दिए गए, लेकिन फिर भी कंपनी नाकामयाब रही। तो वो हम आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं चार्टर्ड एक्ट 1853। ये लास्ट चार्टर्ड था। इसके बाद में कोई भी नया चार्टर्ड एक्ट नहीं आया। इसके बाद में जो पावर है वो सीधे क्राउन के पास चली गई थी। तो बाद में जो है कि क्राउन ने अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाए। अभी हम चार्टर्ड एक्ट 1853 के कुछ प्रोविजंस से देख लेते थे कि मेन फीचर इसमें क्या थे। तो इसमें सबसे पहले क्या किया कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है उनको सेपरेट कर दिया गया। यानी कि अब लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग एक टीम संभालेगी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है कि एक अलग टीम संभालेगी, ठीक है ना। उसके बाद में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें 6 अलग से और मेंबर्स इन लोगों ने ऐड कर दिए गए, जो बाद में लेजिस्लेटिव काउंसलर्स कहलाए। और सबसे पहले जो है कि भारतीयों के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इसी एक्ट के अंदर। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वो कौन सा एक्ट है जिसके तहत जो है कि ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर इंडियंस जो है कि इंट्रोड्यूस किया गया था। तो वो 1853 का चार्टर्ड एक्ट है। और IAS ICS के लिए जो भर्ती परीक्षा होती थी उसमें भारतीय भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन शर्त उन लोगों की ये थी कि एग्ज़ाम इंडिया में कंडक्ट ना होते हुए लंदन में कंडक्ट कराई जाए। तो इसमें एग्ज़ाम लंदन में ही कंडक्ट होती थी। थर्ड प्रोविज़न क्या था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक टीम थी उसमें 24 मेंबर्स से उन लोगों ने रिड्यूस करके 18 मेंबर्स कर दिए गए थे। और लास्ट जो प्रोविज़न था वो ये था कि जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसके लिए अलग से एक ऑफिस जो है कि सेटअप कर दिया गया। तो ये सारे प्रोविजंस चार्टर्ड एक्ट के थे। इसके बाद ही कंपनी का लगभग रूल मतलब इंडिया से ख़त्म ही हो गया था। सीधी जो पावर थी वो क्राउन के पास चली गई थी, वहीं पर सेंट्रलाइज हो गई थी। और फिर क्राउन ने वहीं से आगे के नियम बनाए, आगे के रूल बनाए। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। And if any queries regarding this lecture, you can ask me easily. Put your questions in comment section. I will put my best effort for you. Thank you so much.